अकबर, बीरबल और झगड़ालू दो पड़ोसी। फतेहपुर सीकरी की रौनक भरी गलियों में एक छोटा सा मोहल्ला था, जहां हर सुबह ताजा रोटियों की खुशबू, बच्चों की हंसी और मसालों की महक मिलकर जीवन का संगीत बना देती थी। लेकिन उसी मोहल्ले में दो ऐसे पड़ोसी रहते थे जिनकी वजह से अक्सर वहां शांति नहीं, बल्कि शोर सुनाई देता था। उनका नाम था गंगू तेली और माधो हलवाई। दोनों अपने अपने धंधे में माहिर थे। गंगू तेली के तेल से पूरे शहर में दिवाली के दिए जलते थे और माधो हलवाई की मिठाइयों के बिना कोई शादी नहीं होती थी। पर अफसोस, दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। दोनों के घर आमने सामने थे। एक दिन की बात है, गंगू ने अपने आंगन में एक नीम का पेड़ लगाया। पेड़ धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसकी शाखाएं माधो के छप्पर तक फैल गई। अब नीम के पत्ते माधो की मिठाई पर गिरते और ग्राहक शिकायत करते कि मिठाई में कड़वाहट है। माधो ने गंगू से कहा, भाई, पेड़ की शाखाएं काट दो, मेरी मिठाइयों का स्वाद बिगड़ रहा है। गंगू ने ठंडी सांस लेकर कहा, अरे भाई, नीम तो भगवान का पेड़ है, काटने का पाप मैं नहीं करूंगा। ये सुनते ही माधो भड़क उठा, भगवान का पेड़ तुम्हारे आंगन में नहीं, मेरे छप्पर पर है। पहले भगवान से पूछ लेनी चाहिए थी। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता था। झगड़ा शुरू हुआ और मोहल्ला इकट्ठा हो गया। कोई गंगू का पक्ष लेता, कोई माधो का। धीरे धीरे दोनों के बीच जुबानी बहस, गालियां और फिर मारपीट तक पहुंच गई। अब तो रोज सुबह मोहल्ले वाले ये तय नहीं कर पाते थे कि आज अखबार पढ़ें या इन दोनों का नया झगड़ा सुने। कभी तेल के मोल को लेकर लड़ाई, कभी मिठाई के दाम पर तकरार। यहां तक कि एक दिन माधो ने गंगू के घर के सामने कूड़ा फेंक दिया। गंगू ने बदले में माधो की दुकान के आगे तेल गिरा दिया ताकि ग्राहक फिसल जाए। मोहल्ले के बुजुर्गों ने कई बार दोनों को समझाया, पर दोनों की जिद ने सबको थका दिया। आखिरकार ये बात किले तक पहुंच गई, अकबर बादशाह के दरबार तक। एक सुबह जब बीरबल राजमहल में दरबार सजा रहे थे, तभी दो आदमी रोते गड़ते अंदर घुस आए। एक तेल की गंध में लिपटा हुआ, दूसरा मिठास की महक में डूबा हुआ। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, लगता है एक रसोई का हिस्सा है, पर काम अलग अलग करते हैं। बताओ, क्या मामला है? गंगू बोला, जहांपनाह, मैं गरीब तेली हूं। इस हलवाई ने मेरे नीम के पेड़ की शाखाएं काट दी, मेरा पाप कर दिया। माधो चिल्लाया, जहांपनाह, ये झूठ बोल रहा है, इसकी शाखाएं मेरे छप्पर में घुस गई थी। नीम नहीं, जहरीली बेल थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इनका मामला बड़ा मजेदार है, इनकी सजा या समाधान तुम्हारे हवाले। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा। दोनों के चेहरों पर अहम, गुस्सा और अविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने कुछ देर सोचकर कहा, दोनों की बातें सही भी हैं और गलत भी, इसलिए सच्चाई तभी पता चलेगी जब हम उस पेड़ को देखेंगे। अकबर ने इजाजत दी। अगले दिन बीरबल दोनों को लेकर उनके मोहल्ले पहुंचे। पेड़ वाकई बहुत बड़ा था। उसकी जड़ें गंगू के आंगन में थी और शाखाएं माधो के छप्पर तक फैली थी। बीरबल ने पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा मिट्टी उठाई और सूंघी। फिर बोले, ये तो बड़ा अद्भुत पेड़ है। इसकी जड़ें तेल से भीगी है और पत्ते मिठास से, यानी दोनों का असर इस पर बराबर है। माधो और गंगू दोनों चौंक गए। बीरबल ने आगे कहा, अब मैं ऐसा उपाय करूंगा कि अगर पेड़ सचमुच किसी एक का हक है तो वही इसे रख सकेगा। उन्होंने कहा कि अगले दिन दोनों दरबार में फिर आए, अपने अपने सबूतों के साथ। उस रात अजीब हुआ। आधी रात को पेड़ के नीचे से कुछ फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। माधो की पत्नी ने देखा कि कोई परछाई पेड़ के नीचे घूम रही है। वो डर गई और दरवाजा बंद कर लिया। सुबह जब मोहल्ले वाले जागे तो देखा, पेड़ के नीचे एक गड्ढा खुदा हुआ है और उसमें कुछ तेल भरे मिट्टी के बर्तन पड़े हैं।
लोगों ने अफवाह फैलाई कि पेड़ के नीचे खजाना है। अब मामला और पेचीदा हो गया। माधो कहने लगा, देखा, पेड़ मेरे छप्पर में था, इसलिए खजाना मेरा। गंगू बोला, खजाना तो मेरी मिट्टी से निकला, तो मेरा। मोहल्ले में हड़कंप मच गया। अब सिर्फ झगड़ा नहीं, लोभ और लालच भी आ गया था। दरबार में फिर से मुकदमा। दोनों फिर दरबार पहुंचे। अब की बार सिर्फ पेड़ नहीं, खजाने की लड़ाई भी थी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अब नीम का पेड़ खजाना उगलने लगा है। लगता है दोनों ने मिलकर कोई कहानी बनाई है। बीरबल ने कहा, जहांपना, मैंने खुद देखा है कि मामला अजीब है। मैं आज इसका सच उजागर कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे थोड़ी तैयारी चाहिए। अकबर ने अनुमति दी। रात को बीरबल गुपचुप उसी मोहल्ले में पहुंचे। उन्होंने पेड़ के चारों ओर मिट्टी को ध्यान से देखा। उन्हें ताजा खोदे जाने के निशान मिले, पर साथ ही कुछ तेल के निशान भी। बीरबल ने पेड़ के पास एक छिपा हुआ दिया जलाया और धीरे से फुसफुसाए, जो सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा, जो झूठ बोलेगा वो खुद नीम की तरह कड़वा बन जाएगा। अगले दिन दरबार में बीरबल ने आदेश दिया कि दोनों को पेड़ के नीचे बुलाया जाए। उन्होंने कहा, दोनों अपने अपने हिस्से का पेड़ काटें। देखेंगे किसका खून निकलता है, तेल का या मिठास का। गंगू और माधो दोनों ने कुल्हाड़ी उठाई। गंगू ने जमीन की जड़ पर वार किया। मिट्टी से हल्का तेल निकला। माधो ने शाखा काटी, रस निकला जो हल्की सी मीठी खुशबू वाला था। अब सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर बोले, ये तो सचमुच अजीब पेड़ है। बीरबल, अब बताओ, असली मालिक कौन? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, पेड़ न तो सिर्फ गंगू का है, न सिर्फ माधो का। दोनों के झगड़े ने इसे दो हिस्सों में बांट दिया है। एक जड़ में तेल की कड़वाहट है, दूसरी शाखाओं में मिठाई की मिठास। अगर ये दोनों साथ रहते तो पेड़ संतुलित रहता, लेकिन इनकी नफरत ने इसे आधा आधा बांट दिया। फिर बीरबल ने पेड़ के नीचे से वो मिट्टी के बर्तन निकाले। उनमें कुछ पुराने सिक्के थे, पर साथ ही एक चिट्ठी भी। चिट्ठी पर लिखा था, जो अपने पड़ोसी से झगड़ेगा वो अपने सुख की जड़ खोदेगा, जो मेल रखेगा वही सच्चा धन पाएगा। पूरा दरबार चुप था। अकबर ने कहा, तो ये खजाना तो सदियों पहले का सबक है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां, और इसका असली इनाम उन्हें मिलेगा जो इस पेड़ को मिलकर संभालेंगे। झगड़े का अंत या नई शुरुआत? गंगू और माधो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। पहली बार उनकी आंखों में गुस्से की जगह कुछ पछतावा था। उन्होंने कहा, हम दोनों मिलकर इस पेड़ की रखवाली करेंगे। बीरबल ने कहा, और याद रखो, अगर फिर झगड़ा किया तो पेड़ की आत्मा सच्चा मालिक चुन लेगी। सब हंस पड़े, लेकिन गंगू और माधो के मन में डर और रहस्य दोनों रह गए। कुछ दिन बाद रात में अचानक फिर उसी पेड़ के नीचे रोशनी दिखी। किसी ने देखा कि मिट्टी के नीचे से एक नई जड़ निकल रही है, जो दोनों के घरों के बीच जा रही थी। लोग कहने लगे, शायद पेड़ किसी तीसरे मालिक की तलाश में है। और तभी दूर महल में बीरबल चुपचाप अपनी खिड़की से चांद की ओर देखकर बोले, कभी कभी सच्चाई वहीं से निकलती है जहां झगड़ा शुरू हुआ था। माधो की पत्नी बिस्तर पर थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार खिड़की से बाहर झांक रही थी। नीम का पेड़ झूल रहा था, जैसे किसी ने उसकी डालियों को खींचा हो। अचानक उसने देखा, पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ जमीन को कुरेद रहा हो। धीरे धीरे मिट्टी फटने लगी और भीतर से एक पतली नई जड़ बाहर निकलने लगी। वो जड़ सीधी माधो के छप्पर की तरफ बढ़ी और फिर मोड़ लेकर गंगू के आंगन की दीवार में घुस गई। माधो की पत्नी के मुंह से डर के मारे आवाज ही नहीं निकली। सुबह उसने माधो को सब बताया, लेकिन माधो हंस पड़ा। अरे, तू तो हर बात में भूत ढूंढ लेती है। शायद कोई नेवला होगा या बिल्ली।
पर अंदर ही अंदर माधो भी डर गया था, क्योंकि रात में उसने भी वही आवाजें सुनी थी, मानो कोई पेड़ के नीचे धीरे धीरे बोल रहा हो, मुझे छोड़ दो, मेरा हिस्सा वापस दो। अगली सुबह मोहल्ले में फिर हंगामा मचा। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात को पेड़ के पास किसी को देखा था। किसी ने कहा वो कोई साधु था, दूसरे ने कहा नहीं, वो तो बीरबल ही थे। तीसरे ने जोड़ा शायद दोनों घरों का पुरखा था जो अपनी जमीन मांगने आया हो। गंगू ने कहा अब तो मैं इस पेड़ को काट दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमें चैन से नहीं रहने देगा। माधो ने पलटकर कहा काटना पाप है, अगर कुछ अनहोनी हो गई तो। इस पर दोनों फिर से बहस करने लगे। मोहल्ले के लोग थक चुके थे। किसी ने जाकर फिर दरबार में खबर दे दी कि जहांपनाह, वो दोनों फिर लड़ रहे हैं। जब खबर अकबर के पास पहुंची तो वो मुस्कुराए। बीरबल, लगता है तुम्हारा नीम का पेड़ अब दरबार का हिस्सा बन चुका है। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा जहांपनाह, ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, शायद किसी पुरानी कथा का साक्षी है। अकबर ने अनुमति दी कि बीरबल दोबारा उस मोहल्ले में जाए और असली सच्चाई निकाले। बीरबल अगले दिन अपने 2 सिपाहियों और एक लेखक के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने गंगू और माधो दोनों को बुलाया और कहा अब हम इस पेड़ की पूरी कहानी जानेंगे। जो कुछ भी छिपा है वो अब सामने आएगा। उन्होंने पेड़ के चारों ओर गोल निशान बनाए और कहा कि कोई भी इसके भीतर नहीं जाएगा जब तक वे न कहें। बीरबल ने धीरे धीरे पेड़ की मिट्टी खोदनी शुरू की। थोड़ी गहराई पर उन्हें कुछ पुराने लकड़ी के टुकड़े मिले, जैसे किसी संदूक के अवशेष, और उसके साथ एक धातु की अंगूठी। अंगूठी पर एक अजीब सा चिन्ह बना था, आधा सूरज और आधा चांद। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। ये तो वही निशान है जो मैंने पहले दरबार की पुरानी तिजोरी पर देखा था। उन्होंने कहा ये पेड़ शायद किसी पुरानी राजकथा से जुड़ा है। गंगू और माधो दोनों अब हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनका झगड़ा कैसे किसी राज में बदल गया। बीरबल ने सिपाहियों से कहा कि दरबार की पुरानी किताबें मंगाई जाएं। 3 दिन बाद जब वे आई तो उनमें एक पुराना उल्लेख मिला। फतेहपुर सीकरी के पश्चिम में एक नीम का वृक्ष लगाया गया था, जहां राजकुमार अकबर ने अपनी पहली न्यायसभा लगाई थी। वहां लिखा था कि उस पेड़ के नीचे एक तावीज और कुछ सिक्के गाड़े गए थे, न्याय, सत्य और मेल का प्रतीक बनाकर। लेकिन वही नीम धीरे धीरे गुम हो गया था और अब शायद वही पेड़ वापस उगाया था। बीरबल ने कहा इसका मतलब ये पेड़ किसी का नहीं बल्कि राज्य का है। पर तभी माधो बोला अगर ऐसा है तो इसके नीचे जो सिक्के मिले वो किसके हैं? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस पेड़ को देखा और कहा कभी कभी समय खुद अपना जवाब देता है। उस रात बीरबल ने आदेश दिया कि पेड़ के पास चौकीदारी रखी जाए। 2 सिपाही वहां पहरा देने लगे। माधो और गंगू भी छिपकर देखने लगे कि क्या होता है। मध्यरात्रि के बाद जब सब शांत था, पेड़ के नीचे से धीरे धीरे कोई आकृति उभरने लगी। वो इंसान था या छाया, कोई तय नहीं कर पाया। उस आकृति ने मिट्टी में कुछ डाला और वापस चली गई। सुबह जब बीरबल पहुंचे तो वहां मिट्टी में एक छोटा सा कपड़ा दबा हुआ था। जब उसे निकाला गया तो उसमें फिर वही निशान था, आधा सूरज और आधा चांद। अब बात इतनी रहस्यमयी हो गई कि अकबर को खुद आना पड़ा। वो बोले बीरबल, ये अब सिर्फ 2 पड़ोसियों का मामला नहीं रहा, अब ये साम्राज्य का रहस्य बन चुका है। बीरबल ने कहा जहांपनाह, इस पेड़ के नीचे कुछ ऐसा है जो सिर्फ राज्य के संस्थापक जानते थे। हमें और गहराई तक जाना होगा। अकबर ने खुदाई की अनुमति दी। सैनिकों ने पूरा क्षेत्र खोदना शुरू किया। गंगू और माधो दोनों कांपते हुए देख रहे थे। जितना नीचे खुदाई होती, मिट्टी उतनी ठंडी होती जा रही थी। और फिर लोहे का एक बड़ा संदूक मिला। उस पर वही आधा सूरज
और आधा चांद का चिन्ह बना था। जब उसे खोला गया तो उसमें पुरानी चिट्ठियां, कुछ सिक्के और एक ताम्रपत्र था। बीरबल ने चिट्ठियां पढ़ी। वे पुराने समय के किसी संत की लिखी थी, जिनमें लिखा था कि ये पेड़ उन दो मनुष्यों की परीक्षा लेगा जो एक दूसरे के पास रहकर भी दूर है। उसमें लिखा था, जब लालच और झगड़ा चरम पर होगा तब पेड़ की आत्मा जागेगी। वो अपने असली स्वामी की पहचान करेगी, लेकिन वो स्वामी कोई मनुष्य नहीं होगा। सारा दरबार चुप। गंगू और माधो के चेहरे पीले पड़ गए। बीरबल ने सोचा, क्या ये कोई भविष्यवाणी है? उन्होंने दोनों से कहा, अब अगर तुम दोनों सच्चे हो तो पेड़ के पास जाओ और अपनी गलती स्वीकार करो। देखो कौन सा नाम इस पेड़ की जड़ों में गूंजता है। गंगू पहले गया। बोला, मैंने इस पेड़ को लगाया था, इसलिए ये मेरा है, कुछ नहीं हुआ। फिर माधो गया। बोला, मैंने इसे सहा, इसलिए ये मेरा है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तभी हवा चली और पेड़ की पत्तियां हिलने लगी, मानो किसी ने धीरे से कहा, तुम दोनों नहीं, जो मेल लाएगा वही मेरा स्वामी होगा। सारे लोग कांप गए। बीरबल ने दोनों को एक साथ खड़ा किया। कहा, अब इस पेड़ की देखभाल का काम तुम दोनों मिलकर करोगे। अगर एक भी दिन तुमने झगड़ा किया तो ये पेड़ सूख जाएगा। दोनों डर के मारे मान गए। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे दोनों ने झगड़ना छोड़ दिया। गंगू तेल देता, माधो उसके बदले मिठाई लाता। पेड़ पहले से ज्यादा हरा हो गया। मोहल्ले में शांति लौट आई। एक सुबह माधो की बेटी ने देखा, पेड़ के नीचे फिर से मिट्टी फट रही है। उसने चीख मारी। लोग दौड़े आए। इस बार नीचे से एक पत्थर की पट्टी निकली, जिस पर लिखा था, पहली परीक्षा पूरी हुई, दूसरी बाकी है। बीरबल तक खबर पहुंची। वो तुरंत आए। उन्होंने कहा, लगता है ये पेड़ सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि समय का भी गवाह है। ये हमें बार बार परखना चाहता है। अकबर सोच में पड़ गए। अगर ये पेड़ भविष्यवाणियां करता है तो ये हमारे लिए वरदान भी हो सकता है या अभिशाप भी। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये पेड़ हमारे शासन की नींव का प्रतीक है। अगर हम इसे नष्ट करेंगे तो इतिहास मिट जाएगा, और अगर इसे संभालेंगे तो शायद ये कोई राज बताएगा। अकबर ने कहा, फिर इसे दरबार की निगरानी में रखो। अब पेड़ को लोहे की जालियों से घेर दिया गया। सिपाही पहरा देने लगे, लेकिन रात को अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की। लोग कहने लगे, शायद पेड़ की आत्मा जाग गई है। एक दिन गंगू की नींद खुली तो उसने देखा, पेड़ की नई जड़ अब उसके कमरे तक पहुंच गई थी और मिट्टी में हल्की हरियाली चमक रही थी। उसने डरकर माधो को बुलाया। माधो ने देखा, जड़ उसके कमरे से भी होकर गुजर रही थी। दोनों समझ गए, पेड़ हमें अलग नहीं रहने देगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, हम इस पेड़ के नीचे दीपक जलाएंगे, लेकिन उसमें कोई बात नहीं करेंगे। जो भी होगा वो खुद बोलेगा। रात को ऐसा ही किया गया। जैसे ही दीपक जलाया गया, पेड़ की पत्तियां कांपने लगी और उनमें से एक गिरी। उस पर लिखा था, तीसरा मालिक पास है पर दिखता नहीं। सब हैरान। तीसरा मालिक कौन था? अगले दिन जब बीरबल पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी एक बूढ़ा आदमी आया। सफेद कपड़े, कांपते कदम, पर आंखों में गहराई। उसने कहा, मैं वही हूं जिसने ये पेड़ लगाया था। मैं उस समय का साक्षी हूं जब अकबर सिर्फ राजकुमार था। सब दंग रह गए। बीरबल ने पूछा, तो क्या आप इस पेड़ के असली स्वामी हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, स्वामी नहीं, प्रहरी हूं। पेड़ तब तक जीवित रहेगा जब तक लोग झगड़ेंगे। ये पेड़ मेल का नहीं, परीक्षा का प्रतीक है। ये कहकर वो चला गया। किसी ने नहीं देखा कि वो कहां गायब हुआ। बीरबल देर तक पेड़ को देखते रहे। हवा में नीम की कड़वाहट और मिठास दोनों थी। उन्होंने धीरे से कहा, शायद ये पेड़ हम सबका दर्पण है। जब तक हम झगड़ेंगे
ये बढ़ता रहेगा। अकबर ने आदेश दिया, इस पेड़ को यथावत रहने दो, क्योंकि इसके भीतर इतिहास भी है और रहस्य भी। गंगू और माधो अब शांत थे, पर दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या सच में वो बूढ़ा इंसान था या वही पेड़ की आत्मा? रात को जब सब सो गए तो पेड़ की शाखाओं से आवाज आई, अभी दूसरी परीक्षा बाकी है, और हवा फिर से ठंडी हो गई। गंगू और माधो अब पहले से अधिक संवेदनशील थे। दोनों ने मिलकर पेड़ की देखभाल की, पर दोनों के दिल में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। पेड़ की जड़ें कभी कभी उनके घरों के करीब झुकाती, कभी उसकी पत्तियां अप्रत्याशित तरीके से गिरती, और मोहल्ले में रातों रात ताजा निशान दिखाई देते। बीरबल ने अक्सर पेड़ को देखा, पर उन्होंने खुले तौर पर कुछ नहीं कहा। अकबर ने दरबार से कई बार आदेश दिए कि पेड़ की रक्षा की जाए और नियम बनाए जाए, पर पेड़ कुछ और ही संकेत दे रहा था, जैसे उसकी खुद की कोई मंशा हो। और अब वही पेड़ दूसरी परीक्षा देने जा रहा था, ऐसी परीक्षा जो न केवल उन दो पड़ोसियों का बल्कि पूरे मोहल्ले का चरित्र परखेगी। कई हफ्ते शांति रही, पेड़ भी हरा भरा दिखता, पर एक शाम जब सूरज ढलकर सड़कों पर लंबी परछाइयां डाल रहा था, एक बच्चे की चीख से मोहल्ला हिल गया। माधो की छोटी बेटी गुंडू ने कहा कि उसने पेड़ की एक शाखा पर कुछ ऐसा देखा जो पहले नहीं था। एक छोटा सा नोट, पतले कागज का टुकड़ा जिस पर थोड़े थोड़े अक्षर मिटे हुए थे। माधो ने वो नोट लिया। अक्षर आधे नामी से थे, पर पढ़ने पर स्पष्ट संदेश था, दूसरी परीक्षा शुरू हो चुकी है, सच्चाई दिखने दो। मोहल्ले में एक बार फिर हलचल मच गई। कुछ लोग बोले कि ये बीरबल की चाल है, तो कुछ ने कहा कि ये किसी पुराने समय की चेतावनी है। गंगू चिल्लाया, देखो वही चीजें, अब भी किसी ने हमें परखना शुरू कर दिया है। माधो शांत रहा, पर उसके दिल में खनक थी। रात को बीरबल पेड़ के पास आए। उन्होंने नोट देखा और उसे लेकर कहने लगे, ये घोषणा नहीं, संकेत है। जब संकेत आते हैं तो ध्यान से देखना चाहिए। शब्द जो गायब है वे अक्सर सबसे ज्यादा बोलते हैं। सिपाहियों ने कहा कि वे चौकसी बढ़ाएंगे, पर बीरबल ने कहा, सिर्फ चौकसी से काम नहीं चलेगा। इस बार पेड़ सीधे लोगों के मन की परीक्षा लेगा। हमें मन से तैयार रहना होगा। किसी ने पूछा, बीरबल साहब, पेड़ कैसे जान लेगा कि मन सच्चा है? बीरबल ने संकट से मुस्कुराते हुए कहा, हर चीज का अपना भाषा होती है। पेड़ ने पहले भी संकेत दिए, अब यह देखना होगा कि उसके संकेत किसे समझ आते हैं। दूसरे दिन से ही छोटे छोटे घटनाएं होने लगी। किसी के घर की तलवार, नुकसान की चीजें अचानक मिलने लगी। किसी के अंगूठे में लगी चोट ठीक होने की बजाय गहराती जा रही थी। गाय बिना वजह परेशान रहने लगी। लोग डरने लगे। एक शाम माधो की दुकान से कुछ महंगी मिठाइयां गायब हो गई। चोरी की खबर फैली और लोगों की नजरें गंगू पर पड़ी। गंगू ने कहा कि वो निर्दोष है, पर मोहल्ले में शक पैदा हो गया। माधो चिल्लाया, तुमने ही किया होगा, और गंगू ने बदले में कहा, तुम लोगों को बहकाते हो। बीरबल ने इन दोनों को बुलाया और कहा, ये पेड़ की चाल है। ये तुम्हें अकेले परखना नहीं चाहता। ये देख रहा है कि तुम भय में कैसे काम करते हो। तुम में से जो सत्य को अपनाएगा वही परीक्षा पास करेगा। उसी रात बीरबल ने निर्देश दिया कि मोहल्ले के 3 लोग, गंगू, माधो और एक निष्पक्ष बूढ़ा, पेड़ के नीचे रात भर बैठें और जो भी सच सामने आए उसे दर्ज करें। रात हुई। हवा में हल्की ठंड थी। तीनों बैठे रहे। आधी रात में पेड़ की जड़ों की ओर पतली सी हवा चली और एक आवाज आई, कमजोर पर साफ। पहला प्रश्न, तुम्हारे दिल में क्या है जब तुम्हें कमाया हुआ देखा जाए? माधो ने बिना सोचे कहा, रोजी रोटी। गंगू बोला, इज्जत। बूढ़े ने कहा, शांति। आवाज ने फिर कहा, दूसरा प्रश्न, जब तुम्हें वरीयता मिलती है क्या तुम उसे बांटते हो? माधो ने कहा, हाँ, पर एक शर्त पर। गंगू ने कहा, कभी कभी। बूढ़ा मुस्कराया और बोला,
हमेशा। तीनों के उत्तरों के बाद पेड़ ने हल्की पत्ती हिलाई और उसी पत्ती पर एक छोटा सा फल गिरा। अंदर छोटा सा मोती जैसा दाग था, पर असली मोती नहीं। मोती पर खुदा एक शब्द, सत्य। बीरबल ने कहा, यह संकेत है, पहली चुनौती का उत्तर मिला है। पर अगले ही पल पेड़ के एक बड़े साए से फिर आवाज आई, परंतु सत्य की परख बाकी है। जिसने सत्य कहा, क्या उसने किसी के दुख में खुशी पाई है? और तभी मोहल्ले में खबर फैली कि मिठाइयों की चोरी का असली कारण एक गुप्त बिल्ली थी। पर किसी ने जानबूझकर गंगू पर आरोप लगाया था ताकि उसकी प्रतिष्ठा गिर सके। गंगू का चेहरा सफेद पड़ गया। माधो की आंखों में भी पछतावा नजर आया। ये पहली चुनौती थी और उसने पुष्टि की कि जनमानस की प्रतिक्रियाएं अलग अलग है। पेड़ ने संकेत दिया, सच तो सामने है, पर क्या तुम स्वीकार करोगे? गंगू ने उस रात पहली बार भोली सी हंसी की तरह कहा, अगर मेरा नाम बेदाग नहीं है तो मैं वही दिखाना चाहूंगा। माधो ने धीरे से कहा, मैंने भी अंशकारण देखे हैं। बूढ़ा आदमी बस खामोश रहा, पर उसकी आंखों में कुछ समझ थी। मोहल्ले में चोरी का रहस्य धीरे धीरे खुलता गया। चौपाई चालों और बच्चों की रिपोर्ट से पता चला कि मिठाइयों के पास एक बिल्ली रोज बैठती थी और उसने कुछ मिठाइयां उठा ली थी। पर अभी भी सवाल था, किसने गंगू के ऊपर नाम फंसाया? बीरबल ने अपनी पुरानी सूझ दिखाई। उन्होंने कहा, हम किसी को दोषी नहीं मानेंगे जब तक कि उसका हाथ पकड़ा न जाए, पर हम ये भी देखेंगे कि मोहल्ले में किसकी नीयत कैसी है। धीरे धीरे एक झूठ का पैटर्न उभर कर सामने आया। कुछ लोगों ने गंगू को नीचा दिखाने के लिए गलत सूचनाएं फैलाई थी, क्योंकि गंगू के तेल का नया दाम कुछ लोगों को पसंद नहीं आया था। वे चाहते थे कि माधो की दुकान छा जाए और उनकी दुकानें बीचे रह जाए। जब ये बात सामने आई तो मोहल्ले में बलखाई सी खुमारी फैल गई। लोगों ने सोचा कि झगड़ों का बीज केवल व्यक्तिगत कारण नहीं, बल्कि अर्थ और लाभ भी होते हैं। पेड़ की परीक्षा अब और गहरी हो रही थी। ये देखना चाहता था कि लोग लड़ाई के पीछे के कारणों को स्वीकार करेंगे या फिर झूठ को और हवा देंगे। माधो जब सच्चाई जान गया तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने गंगू के पास जाकर कहा, माफी चाहता हूं। मैंने सुना और बिना जांचे परखे मान लिया। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? गंगू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, माफ कर दूंगा, पर हमें सीखना चाहिए कि ऐसे झूठ फैलाने वालों को कैसे रोका जाए। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिली, मानो संतोष हुआ हो, पर उसकी आवाज फिर आई। दूसरी परीक्षा सिर्फ माफी पर नहीं, बल्कि बदलाव पर है। जब तुम्हें अवश्य दुख या लाभ का मौका मिले तो तुम कैसा व्यवहार करोगे? यह दूसरा बड़ा प्रश्न था। और इस बार जवाब सिर्फ माफी से नहीं होगा, कर्म से होगा। पेड़ ने संकेत दिया कि आगे बढ़ने के लिए उन लोगों को जो दोषी थे, उन्हें अपने किए की भरपाई करनी होगी। मोहल्ले में निर्णय लिया गया कि जिन लोगों ने गंगू के खिलाफ गलत बात फैलाई, वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और गंगू की दुकान पर मिलने वाले नुकसान की भरपाई करें। यह प्रस्ताव सुनकर कई लोग नाखुश हुए, पर अकबर ने आदेश दिया कि यही न्याय होगा। जो लोग सहमत हुए, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने आर्थिक लाभ के लिए झूठ बोला। उन्हें शर्म आई और वे अपनी गलती मानकर गंगू की मदद करने लगे। जिन लोगों ने ये मानने से इनकार किया, उनकी समाज में प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ। माधो ने भी नेक कदम उठाया। उसने गंगू से कहा कि वो अब से वे दोनों मिलकर किसी जरूरतमंद को हर हफ्ते भोजन देंगे। ये योजना मोहल्ले में एक नई ऊर्जा लाई। लोगों ने देखा कि जब दोषी व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करते हैं और उसे सुधारते हैं, तो समुदाय में विश्वास वापस आता है। पेड़ ने धीरे धीरे अपनी पत्तियां झाड़ी और उसकी आवाज आई, प्रायश्चित अच्छा कदम है, पर परीक्षा अब और आगे बढ़ेगी। जब तुम्हें वास्तविक संकट आएगा, तब तुम क्या करोगे? संकट किस्मत की तराजू में नहीं लग रहा था, पर पेड़ की बातों में वजन था, जैसे कोई भविष्य की चेतावनी दे रहा हो। सच्चा संकट तब आया जब एक अजीब बीमारी गांव में फैलने लगी।
गाय बीमार होने लगी, भूसा खराब होने लगा और पानी की एक कुआं सूखने लगी। लोग भयभीत हो गए। अकबर के आदेश से तबीयत और भट्टी के लिए दवाएं मंगवाई गई, पर मालूम नहीं कि बीमारी कहां से आई। बीरबल ने सोचा कि यह प्राकृतिक नहीं, बल्कि किसी जुर्माने का नतीजा हो सकता है। शायद उस कठिन समय के कारण लोगों ने पेड़ की शिक्षा को पूरी तरह नहीं अपनाया। पेड़ की जड़ें जैसे और सक्रिय हो गई। उसकी पत्तियों में कुछ कड़काहट थी। पत्तियों के बीच से एक बार फिर वही आवाज आई, तीसरी परीक्षा। जब तुम्हें स्वयं का नुकसान दिखे, तब क्या तुम आपस में लड़ोगे या मिलकर काम करोगे? ये सवाल सीधे आए संकट से जुड़ा था। अगर मोहल्ला आपस में लड़ता रहा, तो बीमारी और बढ़ सकती थी। पर यदि सबने मिलकर उपाय किया, तो उनके पास बचने की आशा थी। गंगू ने विचार किया कि वे अकेले कुछ नहीं कर सकते। माधो ने कहा, हमें खेत में काम और पानी के स्रोतों की सफाई करनी होगी। बीरबल ने संकेत दिया कि वे सब मिलकर कुएं की मरम्मत करें और बीमार पशुओं के लिए अलग जगह बनाएं। मोहल्ले के लोग विभाजित हुए। कुछ ने कहा कि यह बेकार है, कुछ ने कहा कि इससे फर्क पड़ेगा। पर अकबर के आदेश और बीरबल की वाणी ने उन्हें एक साथ खड़ा कर दिया। वे सब मिलकर काम करने लगे। दूरी कम हुई और संघर्ष पीछे हटा। धीरे धीरे स्थिति में सुधार आया। बीमारी कम हुई और पानी का कुआं ठीक हुआ। पेड़ ने फिर पत्तियां हिलाई और कहा, तुमने मिलकर संकट को टाला, पर अगली परीक्षा में तुम्हें और गहरा जाना होगा। तुम्हें अपने भीतर की छिपी इच्छा को समझना होगा। ये वो वाक्य था जिसने सबको सोच में डाल दिया। छिपी इच्छा क्या थी? लालच, नाम या कुछ व्यक्तिगत रहस्य जो अब बाहर आना चाहिए थे? कुछ दिन बाद एक बूढ़ा व्यापारी आया, जिसने बताया कि फतेहपुर के पास एक पुरानी खांची है, जहां से कुछ लोग चोरियां करके मूल्यवान चीजें लेकर आते हैं। उसकी बात से शक की परतें खुल गई। कुछ लोगों के संबंधों के बारे में बातें सामने आने लगी। ये रिश्ते कभी मौजूद थे, कभी ठंडे। माधो का एक पुराना परिचित दिखा, जो पहले सरकारी माल का सौदा करता था और अब लालच में फंस गया था। उसकी आंखों में पहले से अधिक चमक थी। उसने कहा, मैंने कभी किसी को नहीं धोखा दिया, पर बहुत कुछ पाने की चाह थी। पेड़ की आवाज अब और स्पष्ट हुई, चौथी परीक्षा में तुम्हें अपनी इच्छा की परख करनी होगी। क्या तुम उसे संयमित कर पाओगे? ये बार निजी इच्छाओं की परख थी। कुछ लोग चाह रहे थे कि वे अधिक धन कमाएं, सुविधा पाएं और दूसरों से ऊपर उठें। पेड़ ये देखना चाहता था कि इस लालच में कौन खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा और कौन संयम दिखाएगा। मोहल्ले में एक बार फिर बहस होने लगी। कुछ लोग पुराने रास्ते अपनाने को तैयार थे, तो कईयों ने थाल को गिराकर कहा कि अब वे ईमानदारी और मेल का साथ देंगे। इस बीच वो बूढ़ा व्यापारी गुम हो गया और उसकी दुकान पर कुछ संदिग्ध पेपर्स पाए गए। बीरबल ने कहा, इच्छा ही इंसानी है, पर उसे पहचानना और नियंत्रित करना बुद्धि है। पेड़ ने चौथी परीक्षा की शुरुआत की। उसने रात में कुछ गांव वालों के घरों के सामने छोटे छोटे संकेत छोड़े। एक बार केवल एक पुरानी मूंग की टोकरी, दूसरी बार एक टूटा हुआ चमचा, तीसरी बार एक सिक्का। इन संकेतों के साथ एक छोटा संदेश था, तुम्हारी इच्छा किसमें है? हर किसी ने अलग जवाब दिया। किसी ने कहा, व्यवसाय में बढ़ोतरी। किसी ने कहा, सम्मान। किसी ने कहा, सुख। कुछ ने कहा, मैं नहीं जानता। पर एक व्यक्ति, वही बूढ़ा आदमी जो पहले मूक रहता था, उसने बोलकर कहा, मेरी इच्छा है कि लोग एक दूसरे के साथ सच्चे रहें। यह सुनकर लोगों ने आश्चर्य किया। वो आदमी वही था जिसने पहले पेड़ लगाया था। उसका चेहरा अब भी अनजान था, पर उसकी वाणी में पक्का विश्वास था। पेड़ ने चुपचाप हर बात सुनी और पत्तियां हिलाई। एक शाम उसने चारों तरफ हल्की सी खुशबू फैलाई, पर खुशबू मिट्टी और देसी घास की तरह थी। पेड़ ने कहा, इच्छा का अर्थ सिर्फ पाने का नहीं, छोड़ने का भी हो सकता है। जो छोड़ सकता है, वही बड़ा बनता है।
कई लोगों ने जीवन में से कुछ आकांक्षाएं त्याग दी। छोटा सा त्याग, पर साफ। गंगू ने फैसला किया कि वो अपने तेल के दाम थोड़े कम रखेगा, ताकि लोग दैनिक आवश्यकता के चलते उसे खरीद सकें। माधो ने कहा कि वो गरीबों के लिए विशेष मिठाइयां बनाकर देगा। पेड़ ने शांत स्वर में कहा, यह अच्छा आरंभ है, पर असली परीक्षा तब होगी जब कोई तुम्हें लोभ में फंसाने का काम करेगा। कुछ सप्ताह बाद वही बूढ़ा व्यापारी वापस आया। उसने मोहल्ले में एक बड़ी योजना का सुझाव दिया। एक चौंधिया देने वाली मेले जैसी लगाई जाए, जहां सबका माल बेचना होगा, पर उसके बदले में उसे और भी जमीन चाहिए थी। उसने कहा कि यदि किसी ने विरोध किया तो वो उन लोगों के बारे में अफवाह फैला देगा जो पहले से बदनाम हो चुके थे। ये एक स्पष्ट जाल था, लोभ का पूर्णतः स्वार्थी रूप। कुछ लोगों ने विचार किया कि मेले से फायदे होंगे और उन्होंने समर्थन कर दिया, पर कईयों ने समझा कि ये व्यापारी सिर्फ अपनी लालसा की पूर्ति कर रहा है। पेड़ ने दूसरी बार चेतावनी दी, जब लोभ साथ हो तब मित्र भी अलग हो जाते हैं। माधो और गंगू के बीच एक बार फिर मतभेद उभरा। माधो ने सोचा कि मेला मोहल्ले के लोगों के लिए लाभकारी होगा, जबकि गंगू ने कहा कि इससे समुदाय का सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा। दोनों के बीच पुरानी अनबन फिर हल्की हल्की गति पकड़ने लगी। बीरबल ने कहा, यह परीक्षण विचार और चरित्र का है। लोभ की राह से बचना मुश्किल होता है, पर अस्वीकार और संयम बड़ी बात है। अकबर ने आदेश दिया कि मेला तभी लग सकता है जब समुदाय के सभी प्रमुख सदस्य एकमत हों। कुछ ने समर्थन दिया, कुछ ने विरोध किया। आकलन और बहस के समय पर पेड़ ने पत्तियां झाड़ियों और एक अजीब दृश्य दिखाया। जड़ें जमीन के भीतर जैसे आगे बढ़ी और एक पुराना मार्ग खोला जो दूसरे गांव तक जाता हुआ लग रहा था। ये मार्ग एक संकेत था, पास वाले गांव में भी ऐसे ही चुनौतियां थी, और यदि वे मोहल्ले के लिए सचेत नहीं हुए तो भविष्य में बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता था। अंततः निर्णय लिया गया कि मेला पारंपरिक और संयमित तरीके से लगेगा और किसी भी व्यक्ति को अधिक लाभ लेने की अनुमति न होगी। व्यापारी को समझाया गया कि यदि वह फिर अकारण दबाव डालेगा तो उसे परिसर से बाहर कर दिया जाएगा। व्यापारी ने रुख बदलते हुए सहमति दी, पर उसकी आंखों में अभी भी कुछ शिद्दत थी, जैसे उसकी चाह पूरी नहीं हुई थी। मेला सुचारू ढंग से लगा और लोगों ने मिलकर सफल आयोजन किया, पर पेड़ की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसने कहा, जब समाज अपने स्वार्थ को सीमित कर लेता है तब वो विकास करता है, पर विकास का असली माप तब होगा जब कोई बाहरी संकट आएगा। और वही बाहरी संकट आने वाला था, एक ऐसी घटना जो मोहल्ले की एकता और उनकी नई सीख दोनों को परखेगी। एक रात तेज हवाओं के साथ आसपास के खेतों में आग लग गई। आग धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ी। लोग भयभीत हुए। अगर आग मोहल्ले तक पहुंची तो बहुत विनाश हो सकता था। अकबर के सैनिक त्वरित रूप से पहुंचे, पर वे सीमित थे। गांव वालों ने मिलकर पानी भरना शुरू किया, लिया लेकर आग बुझाने की कोशिश की, और कई ने अपनी जान की परवाह न करके दूसरों की मदद की। आग को फैलने से रोकने के लिए भीड़ ने एक प्रकार की मानव दीवार बना दी। पेड़ की जड़ों में अचानक एक बहुत बड़ी हलचल हुई। उसकी आवाज गहरी और गंभीर थी। अब दिखाऊं कि तुम्हारी एकता कितनी मजबूत है। क्या तुम सब मिलकर अपने घरों को बचाओगे या आत्मरक्षा के नाम पर दूसरों को छोड़ दोगे? समुदाय ने एकजुटता दिखाई। आग पर काबू पा लिया गया, परंतु इस संघर्ष में कुछ लोग घायल हुए और एक गांव का एक छोटा हिस्सा राख हो गया। लोगों के चेहरों पर दुख था, पर एकता से वे दर्द सहते रहे। जब सब शांत हुआ, पेड़ ने एक बार फिर पत्तियां हिलाई और कहा, तुमने बाहरी संकट का सामना मिलकर किया, पर तुम्हारी परीक्षा तब पूरी होगी जब तुम अपने भीतर की आखिरी चीज भी बदल दोगे। ये आखिरी चीज क्या थी? ये सवाल अब सभी के मन में गूंज उठा। क्या ये आखिरी चीज उनका अतीत था, पुरानी आदतें थी, या किसी की प्यास थी जो अभी बुझी नहीं? पेड़ ने अब एक और संकेत दिया।
उसके चारों ओर मिट्टी में सफेद पत्थर उभर आए और उनमें लिखे कुछ शब्द थे। वफादारी, त्याग, समझौता, सच्चाई। ये 4 शब्द मोहल्ले के लिए निर्देश बन गए। पेड़ ने कहा, जब तुम इन 4 गुणों को अपनाओगे तभी तुम्हारी परीक्षा पूरी होगी। पर चुनौतियां और भी गहरी होंगी और वे तुम्हारे निजी विवेक पर टिकी रहेंगी। गंगू और माधो दोनों ने समझा कि अब वे केवल शोर शराबे के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन के कठिन फैसलों के लिए जांचे जाएंगे। कुछ लोग अपना कोई पुश्तैनी अधिकार मांग रहे थे, कुछ लोग अपनी मानहानि की भरपाई चाहते थे। पेड़ की आखिरी परीक्षा इन सब का अंत समझने वाली थी, क्योंकि अंत में यही देखा जाएगा कि कौन अपना स्वार्थ छोड़कर समुदाय का हित चुनता है। बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम अब अंतिम कदम उठाएंगे। हम चारों गुणों के 3 प्रमाण मांगेंगे, एक दान, एक त्याग और एक सच्चा शब्द जो तुम्हारी मन की वफादारी बताए। जिन्हें ये करना है वे अपने अपने प्रमाण दे। कई लोग सामने आए। एक ने कहा कि वो अपनी जमीन का एक छोटा हिस्सा बेचना चाहेगा और उससे सामुदायिक कोष बनाएगा। दूसरे ने कहा कि वो अब और दूसरों के खिलाफ अफवाह नहीं फैलाएगा और सार्वजनिक रूप से अपनी माफी लिखेगा। तीसरे ने कहा कि वो रात में गांव की पहरेदारी करेगा। ये वफादारी का प्रमाण था। पेड़ ने हर प्रमाण पर पत्तियां हिलाई और अजीब सी लय में फुसफुसाया, ये अच्छा है, पर क्या तुम ऐसा तब भी करोगे जब कुछ तुम्हें प्रताड़ित करे? ये आखिरी सवाल सीधे उस बूढ़े व्यापारी पर टिका हुआ था, जिसने कभी लालच दिखाई थी। वो अब मुश्किल में था। अगर वो वफादारी और त्याग दिखाता तो उसका अपना नुकसान हो सकता था, पर यदि वो नहीं दिखाता तो समाज में उसकी जगह मुश्किल हो सकती थी। बूढ़ा व्यापारी अब गांव के बीच में खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर समय की पड़ी रेखाएं थी और आंखों में थकी हुई चमक। उसने कहा, मैंने बहुत कुछ खोया, पर अब मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मैं बदल सकता हूं। उसने गांव के लिए बड़े दान की घोषणा की, अपनी आधी जमीन देने की। गांव में सरोकार उठे। क्या यह सच्ची इच्छा थी या केवल दिखावा? पैसे और जमीन की बातों ने कुछ लोगों को शक में डाल दिया, पर व्यापारी ने कहा कि वो वफादारी का प्रमाण देगा। वो रात में गांव की पहरेदारी करेगा और जो भी गलतियां उसने की उन्हें सार्वजनिक रूप से मानेगा। ये देखकर कई लोगों का दिल पिघल गया। पेड़ ने धीरे से कहा, यदि ये सच्चा है तो ये तुम्हारी परीक्षा पूरी कर देगा। कुछ दिन बाद व्यापारी ने अपने किए की सूची पढ़ी। उसने जो जो गलतियां की सब लिखकर सुनाई और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उसका दिल भारी था, पर उसकी बातों में सच्चाई थी। गांव ने उसे धीरे धीरे स्वीकार किया। पेड़ ने चुप्पी से पत्तियां हिलाईं और आखिरकार कहा, तुमने बड़ी परीक्षा जीती है, पर आखिरी परीक्षा अब बाकी है। अंत में पेड़ ने घोषणा की, तुम सभी ने मिलकर पहली परीक्षाएं पास की है। अब अंतिम परीक्षा वह है जिसमें तुमको ये दिखाना होगा कि जब तुम्हारी व्यर्थ इच्छाएं लौट आएंगी तो क्या तुम फिर से वही रास्ता अपनाओगे या तुमने जो सीखा है उसे संभाल कर रखोगे। ये अंतिम परीक्षा शांति की परीक्षा थी। ये देखना था कि क्या मोहल्ला अपनी नई सीख को स्थिर रख पाएगा या समय का असर फिर से उसे पुराने स्वरूप में बदल देगा। पेड़ ने कहा कि अगले वर्ष के त्योहार में सब कुछ देखा जाएगा। जो लोग फिर से स्वार्थ की ओर मुड़े होंगे वे खुद ही खुलकर आ जाएंगे। केवल एक बात स्पष्ट थी, पेड़ की परीक्षाएं समाप्त नहीं हुई थी। वे जीवन की तरह चक्रीय थी और अब सबको ये तय करना था कि वे किस तरह से अपने जीवन को बदले रखेंगे, वास्तविक रूप में या केवल दिखावे के लिए। रात के बाद जब सब सो गए तो पेड़ की शाखाएं धीमी धीमी हिली और जमीन से एक हल्की आवाज आई, नहीं जोर से पर उतनी कि कान पकड़ ले। आवाज ने कहा, यह तो शुरुआत है। अगला अध्याय वे लोग लिखेंगे जो अब भी अंदर से बदलने को तैयार नहीं है। अगले दिन मोहल्ले के कुछ बच्चे पेड़ के पास खेलने गए और उनकी हंसी में कुछ उम्मीद की झलक थी। गंगू और माधो अब भी मिलकर काम कर रहे थे।
बूढ़ा व्यापारी कुछ बार बाजार में देखा गया। उसके कदम अब धीरे थे पर नियमित और स्थिर। बीरबल अपनी छड़ी लेकर पेड़ के पास खड़ा रहा। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान और गहरी चिंता दोनों थी। किसी ने नहीं जाना कि अगला अध्याय कब शुरू होगा, पर पेड़ अब भी खड़ा था, अपनी जड़ों से जमीन हिलाता और हवा में कुछ बया कर रहा था। कहना था कि जीवन की परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती, वे बस बदलकर आगे बढ़ती रहती है। जब पेड़ ने कहा था कि अंतिम परीक्षा बाकी है, तो मोहल्ला एक अनिश्चित खामोशी में डूब गया था। हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिरी परीक्षा क्या होगी और क्या वे उसे पास कर पाएंगे? कई महीनों की सीख और कई संकटों के बाद अब ऐसा समय आया था कि सत्य सामने आए और सब कुछ स्पष्ट हो। गंगू और माधो दोनों अब बदल चुके थे, पर पुरानी आदतें कभी कभी लौट आती थी। बूढ़ा व्यापारी, जिसने अपनी आधी जमीन दान करने का इरादा दिखाया था, अब नियमित रूप से गांव में काम कर रहा था। बीरबल और अकबर ने भी पाया कि जितनी बुद्धि और सूझ किसी ने दिखाई थी, उतनी ही सावधानी और निर्णय की जरूरत थी, ताकि अंतिम राह सीधी हो सके। पेड़ के चारों ओर जो सफेद पत्थर निकले थे, उन पर लिखे शब्द बड़े स्पष्ट हो गए थे। वफादारी, त्याग, समझौता, सच्चाई, ये 4 गुण अब इस परीक्षा का मार्गदर्शक बन गए थे। पर पेड़ ने यह भी कहा कि केवल बोलकर और दिखावे से काम नहीं चलेगा। अंतिम और निर्णायक कदम तब होगा जब एक ऐसा रहस्य उजागर होगा जो अब तक छिपा था। बीरबल ने गांव के संदूक और अकबर के दरबार की किताबें दोनों एकत्र करवा दी। उन्होंने जो पढ़ा, उसने सभी की सांसें रोक दी। पुराने ताम्रपत्रों में लिखा था कि ये पेड़ केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि एक प्रतीक है। एक समय पर अकबर के पूर्वजों ने एक छोटा आयोग बनाया था, जिसका काम था कि राज्य के छोटे समुदायों में मेल और संतुलन बनाए रखे जाए। उस आयोग ने अपने समय में 3 रहस्यमय वस्तुएं बनाई थी, एक तावीज, एक ताम्रपत्र और एक संकेत पट्टिका, जिन्हें उन्होंने अलग अलग जगहों में छिपा दिया था, ताकि जब भी समाज का संतुलन बिगड़े, उन चीजों के माध्यम से चेतावनी और परीक्षा दी जा सके। ताम्रपत्र पर स्पष्ट शब्द थे कि जिस गांव में ये तीनों वस्तुएं मिलेंगी, वो एक न्याय परखा गांव होगा। पर जो भी उस गांव के लोग असली गुण नहीं दिखाएंगे, उन्हें अपने कर्मों की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही एक और सूजनकारी बात मिली। आयोग के एक सदस्य ने अपने नोट में लिख दिया था कि वे किसी जादू भरे अनुष्ठान का प्रयोग नहीं कर रहे, परंतु उन्होंने प्रकृति की ऐसी चीजों का प्रयोग किया था जिनके कारण पेड़ के आसपास के वातावरण पर असर पड़ता था। खास जड़ी बूटियां, मिट्टी के विशेष मिश्रण और कुछ काढ़ों से पेड़ के रस और मिट्टी के रंग तथा गंध में अंतर आ सकता था। यह विज्ञान नहीं, आधुनिक विज्ञान जैसा था, पर स्थानीय जड़ी बूटी और अनुभव के आधार पर बनाया गया एक प्रकार का ज्ञान था। इसका उद्देश्य लोगों को चेताना और परखना था, न कि उन्हें डरा देना। तभी एक और पन्ना मिला। उस पन्ने पर लिखा था कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति या स्वार्थी यहां आकर इन वस्तुओं को हटा देता है या उनसे छेड़छाड़ करता है, तो उस गांव के लिए भारी परिणाम होंगे। इसीलिए संस्थान ने कभी ये चीजें सार्वजनिक न रखकर केवल कुछ वारिसों और विश्वसनीय रक्षकों को ही बताया। पर समय के साथ वारिसों की यादौरियां मिट गई और चीजें किसी अज्ञात जगह में छिप गई। फिर वही पेड़ उगा और उन्हीं संकेतों ने नई परीक्षाएं शुरू कर दी। ये दस्तावेज पढ़कर बीरबल ने कहा, अब हमें पता चल गया है कि प्राकृतिक चमत्कार जितना किसी के दर्शन प्रतीत हुआ, उतना ही ये एक योजना भी थी। पर फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें केवल योजना कहकर पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल था, वो बूढ़ा आदमी कौन था जिसने रातों रात दिखाई दिया और बताया कि वो प्रहरी है? बीरबल ने पीछे की फाइलों और मोहल्ले के कुछ बड़े बुजुर्गों से पूछताछ की। धीरे धीरे बात खुलने लगी। वो बूढ़ा आदमी असल में आयोग के एक अनुलग्नक परिवार का अंतिम जीवित सदस्य था। उनकी पीढ़ी ने सदियों से इस रहस्य को संभाला था।
पर किसी बड़े परिवर्तन के समय उन्होंने देखा कि महान योजनाएं गलत हाथों में पड़ सकती हैं। इसलिए उन्होंने खुद को अज्ञात रखकर गांव के पास रहते हुए पुश्तैनी विधानों को बचाए रखा था। उम्र के साथ वे अकेले रह गए और अक्सर दूर दूर जाकर वे लोग जिनके पास वो ज्ञान था उनसे मिलने जाते रहे। वे व्यक्ति कभी कभी गांव में आते थे, लोगों को देखते थे और ध्यान रखते थे कि क्या लोग अपनी परीक्षा पास कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं भी कभी स्पष्ट हस्तक्षेप नहीं किया, पर जब बीरबल की बुद्धि और अकबर की इच्छा मिली तब उन्होंने खुलासे की जरूरत समझी और धीरे धीरे सब कुछ खोलने का निर्णय लिया। इसी कारण से उन्होंने खुद को बूढ़े व्यापारी के पैतृक रूप में छिपाया हुआ रखा, ताकि लोग अपने आप ही बदलें, न कि किसी बहुल हस्तक्षेप से। वो बूढ़ा आदमी असल में उस आयोग की आखिरी कड़ी था, जिसने वर्षों से उस पेड़ और उसके नीचे दबी किताबों तथा ताम्रपत्रों का ख्याल रखा। उसने बीरबल को संकेत दिए और सहमति से खुद कुछ घटनाएं प्रकट की, पर बहुत सी घटनाएं प्राकृतिक या पर्यावरणीय तरीके से हुई, जैसे सूखा, बीमारी, आग, जिन्हें मानव स्वभाव के परीक्षण के लिए रखा गया था। उसने कभी भी किसी को सीधा नियंत्रित करके धोखा नहीं दिया। बीरबल ने सबको बताया, ये बूढ़ा आदमी न तंत्रविद है न तांत्रिक, वो एक संरक्षक है। उसने प्रकृति की विधियों और परंपराओं से ये प्रणाली बनाई थी ताकि लोग अपने आप से सीखें। ये सुनते ही मोहल्ले के तमाम लोगों की आंखें नम हो उठीं। बहुतों ने सोचा था कि ये सब किसी जादू या सीधे किसी शाप के कारण हो रहा है, पर अब सारा रहस्य मानवीय सोच, परंपरा और थोड़ी भौतिक विधि का मिलाजुला परिणाम निकला। बीरबल और अकबर की भूमिका, कितनी सच और कितनी चाल। अगला बड़ा खुलासा यह था कि बीरबल ने कितनी भूमिका निभाई थी। क्या वे सिर्फ बुद्धिमान रहे या उन्होंने कुछ घटनाओं को जानबूझकर करवाया भी था? बीरबल के पास कुछ दस्तावेज और बातें थी जो उन्होंने खुलकर सामने रखी। उन्होंने स्वीकार किया कि जब पहली बार नीम के पेड़ के बारे में बात आई और खजाने जैसे संकेत मिले, तो उन्होंने अकबर को और अकबर ने उन्हें स्वतंत्रता दी कि वे परिस्थिति को समझें। बीरबल ने बहुत सी मामूली व्यवस्था करवाई, जैसे चौकसी बढ़ानी, कुछ लोगों को नियोजित करना और छोटे छोटे संकेत छिपवाना, ताकि लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी जा सकें। पर बीरबल ने सुच्चे स्वर में कहा, मैंने उस बूढ़े मानव की प्रणाली में छेड़छाड़ नहीं की। मैंने बस कुछ सुरागों को सामने रखा ताकि जो लोग बिना परख के निर्णय लेते हैं वे खुद ही दिखाई दें और सबक पालें। पर जो मंगलकारी और सच्चे रहे उन्हें मैंने खुलकर समर्थन दिया। अकबर ने भी कहा कि सजा देना उनका लक्ष्य नहीं था। उनका उद्देश्य था कि समाज में मेल हो, और कभी कभी लोगों को अपने स्वार्थ छोड़कर समुदाय चुनने के लिए थोड़ी कठोर परीक्षा की जरूरत होती है। बीरबल और अकबर ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि किसी के साथ अनावश्यक ज्यादती न हो, और अगर कोई गलती से आहत हुआ तो उसे भरपाई का रास्ता दिया जाए। इस तरह सारा मिश्रण स्पष्ट हुआ। रहस्य में जनश्रुति, परंपरा और नेताओं की सूझबूझ सब मिले हुए थे। तावीज, ताम्रपत्र और संकेत पट्टिका उनका जीवंत अर्थ। अब वो समय आया जब तावीज, ताम्रपत्र और संकेत पट्टिका को सार्वजनिक किया गया। बूढ़ा आदमी और बीरबल दोनों मिलकर परिणाम समझाने लगे। तावीज एक साधारण दिखने वाला मिट्टी का बर्तन था, जिसमें कुछ विशेष जड़ी बूटियों के सूखे मिश्रण भरे थे। उस मिश्रण से सौंधी गंध और मिट्टी की बनावट पर प्रभाव पड़ता था। जब भी कोई भारी स्वार्थ या नकारात्मक भाव आसपास आते, उस मिश्रण की गंध कुछ खास तरीके से बदलती। लोग उसे अलग महसूस कर लेते। ये वैज्ञानिक जादू नहीं था, पर संवेदनशीलता को जगाने वाला तरीका था। ताम्रपत्र पर आयोग ने संकेत और नियम लिखे थे। ये एक प्रकार का पाठ्यक्रम था जिसमें चौथी पीढ़ी के लिए निर्देश थे कि किस तरह से समाज में मेल और न्याय बनाए रखा जाए। उसमें लिखा था कि सच्चाई को उजागर करना चाहिए, पर बिना अकारण अपमान के दोषियों को सुधार का अवसर देना चाहिए,
और गांठ तोड़ने की बजाय गांठें बांधनी चाहिए। संकेत पट्टिका में वे 4 शब्द लिखे गए थे: वफादारी, त्याग, समझौता, सच्चाई। और ये निर्देश था कि किसी भी परीक्षा या संकट में ये 4 गुण सबसे ज्यादा काम आएंगे। जब ये तीनों सार्वजनिक हुए, तब पूरा गांव समझ गया कि पिछली घटनाएं किस मकसद से हो रही थी। ये समाज की परीक्षा थी, न कि किसी एक व्यक्ति की साजिश। कई लोग रो पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने उस परीक्षा में कुछ गलतियां की, पर अब उन्हें सार्वजनिक माफी और भरपाई का मौका मिला। अंततः उस दिन, जब अकबर, बीरबल, बूढ़ा प्रहरी, गंगू, माधो और पूरे मोहल्ले के लोग पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए, बीरबल ने एक एक कर सब रहस्यों को खोला और कहा, खजाना और मिट्टी के बर्तन वे पुरानी स्मृतियां थी, न कि कोई वास्तविक धन। उन बर्तनों में मिले सिक्के कुछ शताब्दी पुराने थे, पर वे मूल्य के लिए नहीं, परंपरा और चेतावनी के लिए रखे गए थे। आयोग ने उन्हें इस आशय से रखा था कि यदि समाज भटकने लगे तो वे याद दिलाएं कि इतिहास कुछ सिखाता है। आवाजें और संकेत। अधिकांश आवाजें प्रकृति और वायु के आवेगों का मिलाजुला प्रभाव थी, जो विशेष मिश्रण वाली मिट्टी और पेड़ के रस की बदली सूक्ष्म प्रॉपर्टी से उभरती थी। पर समुदाय की संवेदनशीलता और विश्वास ने उन्हें अर्थ दिए, और इसीलिए वे प्रभावी थी। कुछ संकेत और छोटी घटनाएं, जैसे नोट का लगना, बूढ़े प्रहरी और कुछ विश्वसनीय लोगों ने जानबूझकर करवाई थी, ताकि लोगों का संज्ञान बढ़े और वे स्वयं अपने व्यवहार पर विचार करें। चोरी और अफवाहें, ये पूरी तरह मानव स्वभाव का नतीजा था। किसी का लाभ, किसी का डर और कुछ का दुर्भाव। पर जब सच्चाई सामने आई, तो जनता ने महसूस किया कि वे अफवाहों पर कैसे टूट जाती है। बीरबल की भूमिका। बीरबल ने कुछ व्यवस्थाएं की ताकि लोग आत्म परीक्षण के लिए प्रेरित हों, पर उन्होंने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। उनकी चाल हर बार न्याय और सुधार की दिशा में रही। बूढ़े व्यापारी और उसका दान, ये उसका वास्तविक पश्चाताप था। उसने सार्वजनिक रूप से अपने अपराध माने और भरपाई की। वो किसी बड़े नाटक का नहीं, बल्कि एक सच्चाई की मिसाल बन गया। पेड़ की परीक्षा का असली उद्देश्य समाज को जोड़े रखना था। आयोग ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई ताकि समय समय पर समुदाय की अंतरात्मा को जगाया जा सके और लोग अपने अपने स्वार्थों की परख कर सकें। जब बीरबल ने ये सब कहा, तो वहां इतनी हिम्मत और सच्चाई का भाव था कि बहुतों की आंखों से आंसू झर पड़े। गंगू और माधो ने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे से माफी मांगी और जानबूझकर घोषणा की कि वे अब अपने अपने काम में मेल और साझा हित को प्राथमिकता देंगे। बूढ़ा व्यापारी ने भी कहा कि उसका जीवन अब समाज की सेवा में पूरी तरह समर्पित रहेगा। अब सभी ने मिलकर तय किया कि वे उस पेड़ और उसके ताम्रपत्रों को मंदिर नहीं बनाएंगे और न ही उसे कोई धार्मिक कृत्य मानेंगे। वे इसे एक सामुदायिक स्मारक बनाएंगे, एक चेतावनी और शिक्षा का केंद्र। कोई भी व्यक्ति झूठ फैलेगा या नफरत भड़काएगा, तो उसे सार्वजनिक रूप से सुधार का मौका दिया जाएगा। यदि वो सुधार न करे तो उसे समुदाय से अलग नहीं किया जाएगा, पर उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाएगा। कोई भी बड़ा फैसला, जैसे मेला, जमीन का लेन देन, सामुदायिक सभा में रखा जाएगा और जवाबदेही तय की जाएगी। जो लोग जरूरतमंद होंगे, उनके लिए हर सप्ताह साझा भोजन और इलाज के लिए कोष बनाया जाएगा। बूढ़ा व्यापारी और कुछ अन्य लोगों ने अपनी संपत्ति का हिस्सा सामुदायिक कोष में दान किया, ताकि संकट में फौरन सहायता दी जा सके। यह समझौता केवल कागजों का नहीं था। हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीकों से इसे अपना लिया। कुछ ने राजस्व में कमी दी, कुछ ने समय दान किया और कुछ ने सेवा का प्रण लिया। दिन निकलते देखो, पेड़ हल्का मुस्कुराया सा लगने लगा। उसके पुराने पत्ते नई तेजी से हिलने लगे। और उसी शाम, जब सब गांव वाले पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए, पेड़ की पत्तियों से किसी ने शब्द स्पष्ट सुने। ये कोई जादुई आवाज नहीं थी, बस पेड़ की शाखाओं
और हवा के बीच एक आदर्श ताल थी, जिसे लोगों ने अर्थ से भरा हुआ पाया, और उन्होंने महसूस किया कि आखिरकार सारा खेल मानवीय मन की परीक्षा था, न कि कोई भयानक शक्ति। पेड़ का अंतिम संदेश सरल था: जब तक तुम लोग परस्पर सम्मान रखोगे और अपने लाभ से पहले समाज का लाभ सोचोगे, तब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पर यदि फिर से स्वार्थ की राह चुनी जाएगी, तब तुम्हें माफी और सुधार से भी आगे की कीमत चुकानी पड़ेगी। यह विधान केवल तुम्हारा है, और तुम ही निर्णय करोगे कि इसका पालन करना है या नहीं। यह सुनकर गांव ने चुपचाप वादा किया। यद्यपि वे जानते थे कि वादा निभाना आसान नहीं होगा, पर उन्होंने सभी जिम्मेदारियां ले ली।